ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ और आए गए एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 पार्ट्स में हमने काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए। उम्मीद करता हूं वो दोनों ही पार्ट आपने देखे होंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां से जाके आप उन दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर सही है। गोखले वॉज एन एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। Gokhale suggested certain reforms in land revenue system. With regard to Indian budget, Gokhale held the view that it should be passed item by item, या फिर D all of the above. Here option D is correct, all of the above। जो हमारी ऊपर की A, B और C स्टेटमेंट है वो तीनों ही बिल्कुल ट्रू हैं, या फिर कह सकते हैं वो भी तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज डाइड इन। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी डेथ हुई कब? 19 फरवरी 1915, 19 मार्च 1915, 19 अप्रैल 1915, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे है द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स वाज रिटन बाय। तो एक बुक है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स। ये बुक किसने लिखी है ये हमसे पूछ रहे हैं। डीआर गडगिल, अमृता सेन, एमएस अहलूवालिया, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डीआर गडगिल। डीआर की फुल फॉर्म है यहाँ पर धनंजय रामचंद्र गडगिल। तो आपको नाम पूरा ध्यान में रखना है। हो सकता है ऑप्शन में आपको पूरा नाम दे दें, डीआर गडगिल ना दें, और हो सकता है डीआर गडगिल भी दे दें। तो दोनों ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीआर गडगिल्स बुक वॉर एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रोज लाइट ऑन द। तो डीआर गडगिल की एक बुक है वॉर एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो उसने किस चीज पर रोशनी डाली है? क्रिएटेड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड 1939 1943 से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो बुक थी उसने किस चीज पर प्रकाश डाला है, किस चीज पर लाइट डाली थी? डिफ्लेशन पे, स्टैग्नेशन पे, इन्फ्लेशन पे, या फिर लो प्राइसेस पे। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है अचानक से महंगाई का बढ़ जाना। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी उन्होंने इस चीज पर रोशनी डाली थी, उस समय की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वॉज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था ये हमसे पूछ रहे हैं। 1910, 1911, 1912, या फिर 1913। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1910। और डेट भी मैं आपको बता दूं 23 मार्च, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 मार्च 1910 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन्वॉल्व। अभी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे इनके इकोनॉमिक आइडियाज में, मतलब जो इनके इकोनॉमिक आइडियाज थे उसमें क्या क्या इन्वॉल्व था? स्टेट प्लानिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो जो भी इन्होंने अपने इकोनॉमिक आइडियाज दिए थे उसमें ये सभी चीजें इन्वॉल्व थी, जिसमें स्टेट प्लानिंग भी थी, इंटरनेशनल ट्रेड और एड दोनों चीजें थी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक पावर भी था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सपोर्टेड। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे वो सपोर्ट करते थे किस चीज को? सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को, लिबरलिज्म को, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे है द पुअरर द कंट्री द ग्रेटर इज द इनइक्वालिटी विद इन इट, हु सेड इट। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, जितनी ज्यादा पुअर कंट्री होगी, जितनी ज्यादा गरीब वो देश होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वहां पे इनइक्वालिटी रही होगी। ठीक है, यानी कि असमानता रही होगी उन सारे लोगों में। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने स्टेटमेंट कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है जवाहरलाल नेहरू रोड। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी क्या? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक थी वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी थी, और जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक थी वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी थी। राइट, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमिक थॉट्स इन्वॉल्व। जो जवाहरलाल नेहरू जी के इकोनॉमिक थॉट्स थे उसमें इन्वॉल्व थे क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइस कंट्रोल एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें उनके थॉट्स में इन्वॉल्व थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नेशनल आइडियोलॉजी। हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, फॉर जवाहरलाल नेहरू इंडस्ट्री नॉट एग्रीकल्चर वाज द लीवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया मस्ट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड एज रैपिडली एज पॉसिबल, या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोर्न। तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, आपको सभी को पता होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में, 18 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र में, 14 जुलाई 1897 गुजरात में, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा है, 14 अप्रैल 1891 इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ पर जन्म हुआ था, और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891
1, ठीक है। आगे है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया वाज द पीएचडी डिजर्शन ऑफ। तो पीएचडी के समय एक डिजर्टेशन तैयार की गई थी जिसका टॉपिक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। वो किसने बनाया था डिजर्टेशन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर गडगिल ने, या फिर डॉक्टर वी के आर वी राव ने? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये डिजर्टेशन दिया था जिसका टॉपिक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं, आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पर याद रखते हुए चलना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, सिमिलर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। लेकिन जो इन वीडियोस का, इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराने का जो यहाँ पर मोटिव है वो ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो, हो सकता है बिल्कुल सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन ऑन इकोनॉमिक थॉट इन्वॉल्व। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक थॉट में क्या क्या इन्वॉल्व था? पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजीज फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या फिर डी ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें इन्वॉल्व थी उनके इकोनॉमिक थॉट्स में। ठीक है, किसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। ठीक है, आगे हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न मनु। तो मॉडर्न मनु के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर भी आपको पता होगा। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है अमर्त्य सेन इज नोन फॉर। जो अमर्त्य सेन थे वो जाने जाते थे किस चीज के लिए? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन जाने जाते हैं। ठीक है, आगे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फॉलो व्हेन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं होगी कब? पहले तो ये समझो कि लॉ ऑफ डिमांड होती क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये जो है लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये फॉलो नहीं होगा कब? when income effect is negative, when substitution effect is negative, when negative income effect is greater than substitution effect, या फिर when negative income effect is less than substitution effect? here option B is correct, when substitution effect is negative। ठीक है, तो इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई या फिर फॉलो नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है किस किसके बीच में? मैंने अभी आपको बताया, प्राइस या फिर क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, इनकम और डिमांड के बीच में, इनकम और सप्लाई के बीच में, या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है वो हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड, या फिर एक्सप्लेन करता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, राइट। आगे, डिमांड फॉर विच काइंड ऑफ गुड्स विल नॉट राइज इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या फिर गुड है जिसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी भले ही उसके प्राइस डिक्रीज हो जाए तब? ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी चाहे उसके प्राइस कितने ही कम हो जाए। तो वो कौन से गुड है? कंफर्टेबल गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, गिफन गुड्स, या फिर नेसेसरी गुड्स? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स कौन से होते हैं? तो गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम इनको कह सकते हैं लो इनकम और नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं। मतलब कि हमारी अगर लो इनकम है तभी हम इसको लेंगे, ठीक है। वो नॉन लग्जरी है, मतलब बहुत लग्जरियस गुड ऐसा नहीं है कि बहुत हमने उसको लेके ऐसा कर दिया कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए। तो लो इनकम गुड्स हैं, नॉन लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है। हम एग्जांपल दे सकते हैं ब्रेड, राइस, व्हीट, ठीक है। तो इसको हर इंसान लेगा चाहे उसकी कितनी लो इनकम क्यों ना हो, वो इसको लेगा ही लेगा, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड भी नहीं होता, ठीक है। आटा हो गया, ब्रेड हो गई, या फिर चावल हो गया, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन भी आपको नहीं मिलने वाला। तो इसके प्राइस कितने ही डिक्रीज क्यों ना हो जाए, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी हमारे गुड्स हैं, ठीक है, जो लोग अपने जरूरत के हिसाब से इनको खरीदेंगे, ठीक है। तो गिवन गुड्स यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ डिमांड ओवर टू पीरियड इज नोन एज। जब हम डिमांड की स्टडी कर रहे हैं ओवर टू पीरियड तो उसको बोलेंगे क्या? स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक, डायनामिक, या फिर नन ऑफ दीज? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंपैरेटिव स्टैटिक। वहां पे हम जब दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले एक समय उस चीज के प्रोडक्ट की जो भी डिमांड थी या फिर प्राइस था वो इतना था, अब वो इतना हो गया, इतना बढ़ गया, इतना घट गया, वो सब चीजें क्या है, वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज। जो रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस का वो कैसा होता है? पॉजिटिव, इनवर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनवर्स। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप घट भी जाएगी, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स। किसके बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है। तो ये थे कुछ और आएंगे एमसीक्यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसी तरह से आएंगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।